और मेरा मानना है कि 100% क्रैश बैरियर या पैरापेट से कवर होना चाहिए हमारा सारी पहाड़ की सड़क। किसी भी सरकारी या निजी हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना पीड़ित के उपचार को मना नहीं किया। अगर आप लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप उसका इलाज का खर्चा दें। बंदा लेटा हुआ है, खून से लथपथ है, वो वीडियो बनाने लगते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प नहीं करते। फाइनली बच्चा बच गया और लगभग 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद मेरे पास फोन आता है और बच्चा बताता है कि अंकल आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप किसी सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं तो कोई भी पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन आपका उत्पीड़न नहीं करेगा। आपसे आपका नाम पता पूछने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाए। हम वो पॉइंट चिन्हित करते हैं जहाँ पे वाहन गिरने की संभावना ज्यादा हो, जैसे टर्न्स हैं। खासियत ये भी है कि जब वो उससे वाहन टकराता है तो वो एक फोर्स जनरेट करता है उसको वापस धकेलने। अभी आप रानीखेत अल्मोड़ा रोड में देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको टापू टापू से दिखेंगे, एक्चुअल में वो वही मिट्टी और डेबरी है। इंटरमीडिएट में मेरे 51% मार्क्स मिले, तो एमबी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब हम ग्रेजुएशन में गए तो मुझे बीएससी में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मेरी परसेंटेज कम थी। अगर कोई हमसे पूछे कि बीए क्यों, तो हमें पीसीएस अफसर बनना है, हमें पीसीएस की तैयारी करनी है। हम लोग क्या है, आम जो आदमी है, हमें सिविक सेंस नहीं है सर। आपको सही बताऊं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी आप देखते होंगे ना, जब रोड रेज होते हैं, जब वो गाड़ियां आपस में लग जाती हैं, कोई बात हो जाती है तो बड़ी लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। ये सब हमें एजुकेट करने की जरूरत है। एम्बुलेंस की पहाड़ों में वैसे भी जरूरत है। एक गर्भवती महिला है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, आधे मार्ग तक तो उसको ले आते हैं पैदल, जैसे भी डोली में रख के लाए, लेकिन उसके बाद तो उसे चाहिए एम्बुलेंस। तो कई बार मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग तर्क देने लगते हैं कि जी पहाड़ों में तो सीट बेल्ट हम नहीं पहनेंगे, लड़ने को तैयार हो जाएंगे। वो अपने तर्क देने लगेंगे, फिर उनको तर्क देके समझाना पड़ता है कि नहीं भाई ये तर्क भी है। उनका ये कहना है कि नहीं जी आपने हमारा चालान कर दो रहा, हम तो दरवाजा, गाड़ी खड्डे में गिरेगी, हम दरवाजा खोलेंगे कूद जाएंगे, वही सीट बेल्ट पहने रहेंगे तो हम तो बच भी नहीं पाएंगे। सीपीयू आई हल्द्वानी, और हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जहाँ पर डबल हेलमेट फॉलो हुआ और लोग स्टडी करने आते हैं कि कैसे हो गया। लगभग हमारे देश में 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं हर साल। इसका ट्रांसलेशन ये है कि हर चौथे मिनट में एक डेथ। मैंने देखा कि एक गाड़ी में एक बच्चा ड्राइविंग सीट में बहुत लहूलुहान पड़ा, लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं बट लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, कुछ कर नहीं रहा है। फिर उसने कहा कि अगर वो बेहोश हो रहा है तो उसके कान वान खींचो, अच्छा ऐसे ऐसे झापड़ मारो, देखो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसकी मदद करने के दौरान बाय द वे आप उसको उठा के ले जा रहे हैं और हॉस्पिटल ले जा रहे हो और बात हो गई, हाँ, उसकी डेथ हो गई, तो भी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई सिविल या फौजदारी दायर नहीं किया जा सकता, आपको प्रोटेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विमल पांडे जी, जो आरटीओ इन्फोर्समेंट पौड़ी में स्थानांतरण है। सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो बैठक अपनों की में। थैंक यू वेरी मच। सर आप इतने क्लास 1 ऑफिसर हैं और अभी तो पौड़ी में आपका रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ है। थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताइए, स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बताइए। देखिए मैं वैसे हल्द्वानी का ही पला बड़ा हूँ मोस्टली, मेरा कॉलेज भी हल्द्वानी से हुआ है। एकेडमिकली मैंने फिर एमबीए किया है एफएमएस सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, एंड मैंने कुछ समय प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी की। एंड फिर मैं इस सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियों में जुटा एंड आई बिकेम डेप्यूटी जेलर इन 2001. I was deputy jailer before my Deputy jailer? Yeah, I was in jail services. Varun Gandhi was my prisoner when I was in पीलीभीत जेल। ओके। जी, वरुण गांधी को रासुका में डिटेन किया हुआ है पीलीभीत जेल में वर्ष 2009 में। जेल की सेवा भी मैंने लगभग 8 से अधिक वर्षों की मेरी जेल की सेवाएं। मैं पीलीभीत जेल में रहा, मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में रहा, और उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस के सेकंड बैच से फिर मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आया और मैंने ट्रांसपोर्ट की नौकरी शुरू की। बिल्कुल सर। सो यू वर्कड इन अ प्राइवेट सेक्टर आल्सो? या और उसके बाद सर ये प्राइवेट सेक्टर, हाउ मेनी इयर्स यू वर्कड और इन व्हिच कंपनी? I was in a management company called Top Rankers Management Consultancy, and then I became managers circulation of a newspaper called Samta Times. मैं बहुत छोटे समय के लिए ही नौकरी किया हूँ, लगभग 1 साल के लिए। इसी बीच मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम आई और हम सारे भाई बहन एक साथ इकट्ठा हुए हल्द्वानी में। अस्वस्थ हो गए थे मेरे पिताजी आफ्टर रिटायरमेंट। तो मेरा बड़ा भाई IRS है, ही इज़ कमिश्नर, कस्टम कमिश्नर हैं वो। उन्होंने फिर मुझे राय दी कि
तुम एक बार पीसीएस का इंटरव्यू दे चुके हो। मैं यूपी पीसीएस का इंटरव्यू तक एक बार पहुंच चुका था, 96 की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार फिर से तुम तैयारी शुरू करो। And I took a decision, and in year 1998, it was 15 February, that the day I remember. I moved to my brother, he was in Calcutta that time, और मैंने फिर से एक बार तैयारी करने की सोची और शुरुआत की, और 99 वाले यूपी पीसीएस से मुझे जेल विभाग में नौकरी की। बिल्कुल। तो फिर मेरा जर्नी शुरू हो गई ये सरकारी सेवाओं की। बाद में मेरी पत्नी यहाँ उत्तराखंड में लेक्चरर हो गई, वो भी प्रिपरेशन कर रही थी मेरे साथ ही, सिविल सर्विसेज वगैरह की। बाद में 2010 के पीसीएस में यूपी उत्तराखंड पीसीएस में उनका सिलेक्शन भी हुआ, और वो उप शिक्षा अधिकारी के पद में चयनित हुई, और इस समय खंड शिक्षा अधिकारी रामगढ़ हैं। तो चूंकि वो उत्तराखंड में उस समय फंस गई थी और मैं यूपी में था, तो मैंने फिर उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने भी शुरू किए, और मैं फिर उत्तराखंड आया। ये तो रही जर्नी। तो ये जो आपकी मैरिज हुई, भाभी जी से मुलाकात हुई, ये सरकारी ओहदा पाने के बाद हुई या उससे पहले? नहीं, पहले से मुलाकात थी। मुलाकात पहले से थी। सरकारी ओहदा पाने में थोड़ा समय लगा था मुझे। हाँ, हम लोग ऐसे पढ़ाई करते थे, साथ में तैयारी करते थे, तो मुलाकात भी ऐसे ही हुई थी। अब ये अच्छा जी। सर, आपने कभी जैसे बचपन में सोचा था कि यार नहीं, मैं गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में ही जाऊंगा, क्योंकि आपने प्राइवेट जॉब भी की है, आप जेलर भी? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा था। आपको फैक्ट बताऊं कि मुझे जब पूछा जाता था, एक्चुअली मैं ना आई वॉज बिलो एवरेज टाइप ऑफ स्टूडेंट। मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई। आई गॉट ओनली 51% मार्क्स इन माई इंटरमीडिएट। केवल 51% मार्क्स थे मेरे। तो मैं, अब मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहता था आई विल बिकम अ बिजनेसमैन। सर, ये मैसेज आप यंगस्टर्स को भी दीजिए, जो परसेंटेज पे आजकल पेरेंट्स बड़ा फोकस करते हैं कि नहीं 99% लेके आओ तो आप ये करोगे, थोड़ा सा ये मैसेज। मुझे लगता है परसेंटेज से नहीं होता, कभी कभी क्लिक आता लाइफ में, क्लिक। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंटरमीडिएट में मेरे 51% मार्क्स मिले, तो एमबी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब हम ग्रेजुएशन में गए, तो मुझे बीएससी में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि मेरी परसेंटेज कम थी। और उस समय ऐसा होता था कि बीए में जो पढ़ते थे, उससे अगर आप मोहल्ला पड़ोस में जा रहे हैं ना, अगर आपसे कोई पड़ोस से अंकल पूछ रहे हैं कि बेटा क्या करते हो, और आपने कहा बीए करते हो, तो उसके बाद फिर कुछ सवाल नहीं होता था, कहता अच्छा बीए वाला। लेकिन अगर आपने कहा कि बीएससी करते हैं, तो आपसे पूछा जाता अच्छा किससे करो बेटा, बायो की मैथमेटिक वाले कौन से हो, क्या करना चाहते हो। तो बहुत सारी बातें, एक उसका अलग होता था। तो हमने उस समय ही ऐसा कुछ कहना शुरू कर दिया कि हमने वो कहा, अगर कोई हमसे पूछे कि बीए क्यों, हमने कहा हमें पीसीएस अफसर बनना है, हमें पीसीएस की तैयारी करनी, ये कहना शुरू कर दिया। उस समय नहीं पता था, कॉलेज में कहते कहते ये बात दिल में बैठने लगी कि नहीं, पता करते हैं। मीनवाइल मेरा बड़ा भाई भी तैयारी कर रहा था, तो उसका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, और फिर कुछ माहौल बना, फिर कुछ चीज़ें हमने भी जाननी शुरू की, और फिर लगा कि नहीं, किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। बहुत सारे प्रतियोगिता दर्पण में हम इंटरव्यू पढ़ते थे कि हमारे जैसे लोग, जो कि आमतौर पर एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, वो भी निकले हैं। तो हमें लगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। और फिर हमने किया, कर दिखाया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में, मेरे साथ के लोगों में, मेरी साली भी, वो भी बहुत कम मार्क्स लाई थी, बिलो एवरेज थी, उसकी भी हमने तैयारी कराई, एंड शी ऑल्सो गॉट थ्रू, एंड शी इज वो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में ऑफिसर है आजकल में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदमी अगर चाह ले, अगर विल कर ले, और वो उसे पा ना पाए, कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो एक सही बताऊं, आपकी कहानी तो मैं बोलूँगा एक मोटिवेशन है लोगों के लिए, और पेरेंट्स को भी एक हम सलाह देना चाहेंगे, अपने दर्शकों को एक चीज़ कन्वे करना चाहेंगे कि बच्चों को आजकल पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं, 99% लेके आओ, 98% लेके आओ। ऐसा नहीं है, आपकी अगर किस्मत में होगा, आप अपना पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। प्रेशर ना लें लोग। सर, आजकल बच्चे लोग भी गलत स्टेप ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं तो कहता हूँ, इसमें किस्मत भी नहीं समझना है कि आपकी किस्मत में होगा। नहीं, इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे करना है तो करना है, डू एनीथिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको एक बार विल बनानी है मजबूती से, और आपको उस आर्ट को सीखना है कि कैसे उस दीवार को आपने तोड़ना है। बिल्कुल, यू हैव टू लर्न दैट आर्ट। बहुत सारे लोग ना, जब मैं लोगों को गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आप लगे हैं ताकत लगाने में, दीवार तोड़ने में, दीवार नहीं टूट रही, बट कारण ये है कि आप उस आर्ट को लर्न नहीं कर रहे।
एंड इट्स वेरी इजी। जब आप किसी चीज को देखेंगे ना ढंग से कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या रास्ता है, जब बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल घुसेंगे यू विल लर्न दैट आर्ट, एंड द मोमेंट यू विल लर्न यू कैन गो बिल्कुल थ्रू। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी सर तो जब आपने ये क्वालिफाई किया एग्जाम आरटीओ, तो सबसे पहले पोस्टिंग आपकी कहाँ रही? जी। पहली पोस्टिंग आई वाज हम्म, सेलेक्टेड एज अ ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर ग्रेड 1, हम्म, एंड as a trainee officer I started my probation period at रुद्रपुर ART ऑफिस। एंड उसके बाद जो फुल फ्लेसेड मैंने ARTO के रूप में काम करना शुरू किया, वो मैंने इंचार्ज ARTO टनकपुर के रूप में शुरू किया, एंड आई बिकेम ARTO टनकपुर, एंड देन आई ट्रांसफर टू ARTO अल्मोड़ा, देन आई ट्रांसफर टू ARTO रामनगर, देन ARTO हल्द्वानी, देन ARTO काशीपुर, and then I got promotion and I became RTO. okay. So just that you talk about the probation period. So it was for how many मतलब years? ऐसा होता है कि 2 साल के लिए आपको 2 साल को जी, रहेगा आपको। परिवीक्षाधीन अवधि कहलाती है हाँ, आपकी। प्रोविजन में होता है जी, कॉर्पोरेट, सारे हाँ जगह होता है, हाँ। सारे ओके 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 सर। सर आप जब इसमें आए, आरटीओ इसमें आए, आपने क्या चीज़ें देखी और आपको क्या लगा कि यार यार इस चीज़ में मुझे सुधार करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मात खा रहे हैं? देखिए मैं जब आया उस समय रोड सेफ्टी इतना महत्वपूर्ण इश्यू नहीं था जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, बट मुझे ज्वाइन करते ही लगा कि नहीं, हमारे विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण काम रोड सेफ्टी है, और मैंने रोड सेफ्टी पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने वर्ष 2011 में एक टीवी शो बनाया जो एक श्री न्यूज़ चैनल है उससे प्रसारित हुआ, और उसके अलावा एक ट्रेनिंग शो था और बहुत सारे ऑफिसेज में उसको टीवी के माध्यम से दिखाया जाता था। उसका नाम था सड़कें करती है बातें। वो एक बड़ा अच्छा सक्सेसफुल शो था जिसमें हम रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, ऐसी जैसे पॉडकास्ट टाइप का वो एक शो था जिसमें एक एंकर, एक लेडी एंकर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछती है और मैं उन्हें बताता हूँ। तो वो रोड सेफ्टी को लेकर के मैंने चीज़ें शुरू की, और रोड सेफ्टी की जानकारी मैंने जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक के बीच में आकर के मैंने रोड सेफ्टी की बातें करनी शुरू की, और धीरे धीरे मेरे विभाग में और भारत सरकार स्तर पर भी रोड सेफ्टी को लेकर के काम बढ़ने लगा, और मैं भी रोड सेफ्टी में इंडल्ज होता गया। मैंने एक दूरदर्शन के साथ एक रोड सेफ्टी की शॉर्ट फिल्म बनाई, अभी भी प्रसार भारती से कई बार वो फिल्म, जब मुझे फ़ोन आता है कि विमल तुमको हम टीवी पे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा, तो फिल्म अभी भी दिखाई जाती है। छोटी सी 2 मिनट की फिल्म है, वो सीट बेल्ट के ऊपर ही फिल्म है। मैंने फिल्म 2 छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट फिल्म 30-30 सेकंड्स की बनाई, वो भी टीवी चैनल्स के माध्यम से प्रसारित हुई। फिर ये जर्नी मेरी चलती रही रोड सेफ्टी को लेकर के, और मैंने बहुत सारे फिर प्रयोग किए, जैसे कि टायरों के पैरापेट्स बना के। देखिए रोड सेफ्टी जो है वो एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब टिका हुआ है। हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी अगर हमें सुधारनी है तो भी दैट इज बिकॉज ऑफ रोड सेफ्टी। अब आप पता नहीं काशीपुर ऑफिस आप गए हैं कि नहीं, वहाँ पर कुमाऊं का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट मतलब ड्राइविंग का जो टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है, उसकी ऑटोमेटेड ड्राइविंग लेन है। ओके बड़ा सिस्टमेटिक और बड़ा अच्छा, इससे पहले झांझरा में, देहरादून में वो पहले से ही उपलब्ध है। तो उसमें एक एंड्रॉयड सिस्टम और एक सेंसर बेस्ड पूरी टेक्निक है। आप अगर स्टॉप लाइन से पहले आपको रेड लाइट दिखी सामने और आपने स्टॉप लाइन क्रॉस करते हुए आपने गाड़ी रोकी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके अब इतना साइंटिफिक और बहुत बढ़िया माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो बनाया गया है, डिजिटली बेसिकली हो गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और वो Okay. दैट हैज बीन स्टार्टेड एट ART ऑफिस काशीपुर 2, ओके ओके और वो जल्दी ही सब जगह शुरू होने वाला है। रामनगर में वो लगभग तैयार है, कोटद्वार में वो तैयार है, बहुत सारे अन्य ऑफिसेज में भी। अब जल्दी ही हम लोग बहुत तेजी से इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं कि लाइसेंसिंग के सिस्टम को हम बहुत अच्छा बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब जैसे कि हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में भी रोडें 2 तरीके से डिवाइडेड है। एक तो प्लेन जो है बिल्कुल हमारा समतल पे, और एक जो है हमारा पहाड़ों में। और पहाड़ों की रोड जो है आपको पता है कि ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। इसमें जो आपका है पैराफिट जो बैरियर्स है, क्रैश बैरियर जो है, उस पर आपने काफ़ी काम किया है। जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं जब ARTO टनकपुर था तो मैंने देखा कि एक गाड़ी, एक सूमो गाड़ी गिरी थी जिसमें कुछ नुकसान हुआ था जान माल का। तो मैंने अध्ययन किया कि अगर यहाँ पे पैरापेट्स होते तो ये बच जाते। फिर मैंने ये बात भी जानने की कोशिश की कि पैरापेट्स क्यों नहीं है, कम क्यों है हमारे यहाँ। तो फिर ये भी पता लगा कि हाँ ये सब चीज़ें बहुत कॉस्टली होता है।
और इसको बनाने के लिए हम वो पॉइंट चिन्हित करते हैं जहाँ पे वाहन गिरने की संभावना ज़्यादा हो, जैसे टर्न्स हैं या कहीं पे स्लोप है और गाड़ी वहाँ पे टर्न पे मूव करने से पहले कई बार खड्डे में गिर जाती है। ऐसे पॉइंट्स को तो लोग चिन्हित करते हैं, बट ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पर होना चाहिए। और मेरा मानना है कि 100% क्रैश बैरियर या पैरापेट से कवर होना चाहिए हमारा सारी पहाड़ की सड़क, 100%, क्योंकि मानव का जीवन बहुत कीमती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। सर। तो मैंने फिर उस समय BRO रोड बनाते थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर। आई मैट विद द ऑफिसर्स ऑफ BRO एंड वी हैड अ गुड मीटिंग देयर। एक मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, IITian है वो, मनीष नैनवाल। उनको US में रोड सेफ्टी का अनुभव, रोडवे सेफ्टी पर उन्होंने काम किया था, उनके साथ हमने डिस्कशन किया एंड फाइनली वी डेवलप अ सॉर्ट ऑफ पैरापेट्स, रबर टायर पैरापेट्स, पुराने टायरों के यूज़ को हमने लेते हुए। उसकी खासियत ये भी है कि जब वो उससे वाहन टकराता है तो वो एक फोर्स जनरेट करता है उसको वापस धकेलने में, क्योंकि वो टायर है। वो सस्ते भी हैं और यूज़ मटेरियल से बनने थे। तो वो पहला हमारा प्रोजेक्ट टनकपुर पिथौरागढ़ रोड पे है, चलती के पास। आज भी इंटैक्ट है। मैं आपको बताऊं कि 2012-13 में वो बना था, आज भी वो इंटैक्ट है। मैं भी कुछ समय पहले एक शादी में गया था पिथौरागढ़ में, एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम पिथौरागढ़ टू टनकपुर, मेरे को रास्ते में रुका वहाँ पर, मैंने वहाँ फ़ोटो भी खींचा। आपके दर्शकों को ये फ़ोटो दिखाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इतने सालों के बावजूद भी वो पैरापेट्स इंटैक्ट है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने फिर और भी बहुत सारी जगह पर बनाया और उसका रेप्लिकेशन अब और कई ऑफिसर्स ने कई और जगह पर भी शुरू किया है। आप रामनगर में, रिंगोड़ा में, बैलगढ़ में, अल्मोड़ा में, कुमेरिया में, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर आप रबर के टायरों के पैरापेट्स देख सकेंगे, जो कि एक लोकल लेवल पर तैयार की गई एक प्रोडक्शन वॉल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने अभी आपको बताऊं एक चीज़ और है, मैंने अभी बाजपुर में भी एक क्रॉसिंग, अगर आप बाजपुर शहर में जब एंटर करेंगे तो क्रॉसिंग से ठीक पहले आप एक रबर का ऐसा ही टायर पिलर देखेंगे। अक्सर क्या होता था, उस क्रॉसिंग से पहले डिवाइडर लगाया गया था और अक्सर गाड़ियां उस डिवाइडर में घुस जाती, और आपने बहुत जगह देखा होगा डिवाइडरों में बहुत होते हैं सर। तो डिवाइडर से ठीक पहले भी ऐसे टायर पिलर मैंने बनाने शुरू किए। 2 जगह काशीपुर में बनवाए और 1 जगह बाजपुर में बनाए। तो ये भी मेरा प्रोजेक्ट रहा रोड सेफ्टी को लेकर के। सर आपने तो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये रोड सेफ्टी के लिए। तो आपने, मैंने कुछ सुना है कि जैसे कि स्क्रैप मटेरियल जो होता है, जैसे बालू है और बजरी है, उससे भी आपने कुछ जो है वो लोगों को समझाया कि यार नहीं, इसको आप वो मत करिए, इसको वेस्ट मत करिए, इसको आप रोड के किनारे ही आप इसको वो करिए तो ज़्यादा उपलब्ध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये एक बार हम लोग एक सर्वे कर रहे थे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही, तो एक PWD के ऑफिसर थे नफीस जी, हाँ जी हाँ जी, वो और हम लोग थे साथ में। तो वो बरसात का समय था, JCB से मलबा हटाया जा रहा था, ढेबरी जो गिरता है मलबा। तो हमने कहा नफीस जी, इस मलबे को, साथ ही का प्लान था कि इस मलबे को सड़क के उन किनारों पर रख दिया जाए जो खतरनाक है। बट देखिए सब जगह नहीं रख सकते आप, क्योंकि सड़क के पुस्ते भी कमजोर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको जगह चिन्हित करनी पड़ती है। यू नीड दैट इंजीनियर माइंड ऑल्सो, मतलब आप एक लेमैन बन करके ना करें उसे। तो नफीस जी के साथ वो प्लान किया गया और बहुत सारी जगह पर डेब्रीज रख दी गई और आने वाले समय में उसमें वनस्पति भी उग गई और वो एक अच्छे टापूनुमा पैरापेट्स के रूप में तैयार हो गए। तो उसको भी फिर व्यापक रूप से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। अभी आप रानीखेत अल्मोड़ा रोड में देखेंगे तो बहुत जगह पर आपको टापू टापू से दिखेंगे। एक्चुअल में वो वही मिट्टी और डेबरी है, अच्छा, बेकार थी, जिसको आपने दिया गया था। बहुत बढ़िया है। PWD ने रखा। हाँ, ये एक आइडिया तैयार किया गया था कि इसको मिल के करेंगे। बिल्कुल जी। कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपके दिल को बिल्कुल छू गई हो, जो आपको याद आती है अचानक कि हाँ भाई, मेरे कैरियर में RTO पोस्टिंग के दौरान कुछ ऐसी कोई घटना घटी जो आपको दिल को बिल्कुल इम्पैक्ट कर गई हो, नहीं यार ये चीज़ तो बिल्कुल मेरे दिल को छू गई? नहीं, मतलब एक मेरे साथ का एक अनुभव है। मैं तब ARTO हल्द्वानी था और मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से लौट रहा था काशीपुर से, और ये इधर रामनगर क्रॉस करने के बाद दापका पुल के पास एक रोड एक्सीडेंट हुआ। भीड़ भाड़ हो रही थी, मैं भी रुका, तो लोग फोटो वीडियो बना रहे थे। 2-3 गाड़ियां एक साथ टकरा गई थी, एक कोई गाड़ी उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड में रही होगी। मैंने देखा कि एक गाड़ी में एक बच्चा
ड्राइविंग सीट पे बहुत लहूलुहान पड़ा, लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं बट लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, कुछ कर नहीं रहा है, और उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। तो मैंने तुरंत, मेरे साथ एक स्टाफ था, मैंने उससे कहा कि इसको बाहर निकालो। मैंने दरवाजे को खींचा और उस बच्चे को बाहर निकाला, लड़का जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। हालांकि कार के वो खुले थे, बलून खुल गए थे, एयर बैग्स, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बहुत चोट लगी थी। तो बहुत बुरी तरीके से वो घायल था, वो बोल भी नहीं सकता था, बहुत बुरी स्थिति थी। उसको बाहर निकाला गया। फिर ये हुआ कि इसको सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं, और पूछा गया कि भाई कॉल किया कि नहीं किया, कहीं ये सब लोगों ने कहा कि हाँ पुलिस को, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने कहा इसे सीधे मेरी गाड़ी में रखो। इतने में कोई एक व्यक्ति था, उसने उस बच्चे को पहचाना, उसने कहा शायद ये विजय प्रधान जी का बेटा है। मैंने कहा आप जानते हो? उसने, हाँ शायद ये वो है, गाड़ी को मैं पहचान रहा हूँ। तो मैंने कहा आप पहचानते हो तो आप भी आ जाओ साथ में। हमने अपनी गाड़ी में रखा, और उस समय हमको डिसाइड करना था कि हम इसे रामनगर वापस ले जाएं या हल्द्वानी ले जाएं, और बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। तो देखिए, हम गुड समैरिटन के बारे में बताते भी हैं लोगों को कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप फाइनली वी डिसाइडेड और वी मूव टू हल्द्वानी। हमने तेजी से गाड़ी के हुटर बजाए और तेजी से हम उसको हल्द्वानी ले जाने लगे। अभी मुझे बहुत सोच में डर लगने लगा कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया, जबकि मैं गुड समैरिटन कानून खुद जानता हूँ कि अगर आप उसमें किसी दुर्घटना पीड़ित की मदद कर रहे हैं और अगर दुर्घटना पीड़ित को कुछ हो भी जाता है तो भी आपके ऊपर कोई भी फौजदारी या कोई भी सिविल वाद दायर नहीं होगा। सर मैं आपको, उसके बावजूद, मैं चूंकि जानता हूँ, बताता हूँ, उसके बावजूद मुझे ये डर लग रहा था कि इस बच्चे को कुछ हो गया तो कल के दिन में लोग ये तो नहीं कहेंगे कि रामनगर नहीं ले गया, ये हल्द्वानी क्यों ले गया। मैं जानता था कि रामनगर से अच्छा ट्रीटमेंट हल्द्वानी में अवेलेबल है। बिल्कुल। कई बार रामनगर से रेफर कर दिए जाते हैं रामनगर हॉस्पिटल से। तो खैर मैं चलता रहा, तो बच्चा थोड़ा सा बेहोश होने लगा। देन आई कॉल टू माई सिस्टर, वो गायनेकोलॉजिस्ट है मेरी छोटी बहन। मैंने उसको कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने मुझे फ़ोन पर ही डायरेक्शन करना शुरू किया कि सबसे पहले उसे करवट में लिटा दो। तो मैंने उसको करवट में लिटाया। फिर उसने कहा कि अगर वो बेहोश हो रहा है तो उसके कान वान खींचो, अच्छा, ऐसे ऐसे झापड़ मारो, देखो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं उसके कान खींचा और ऐसे ऐसे एक जोर से झापड़ मारा, तो उसने अपना हाथ उठाया, मेरा हाथ पकड़ा। अच्छा जी। तो मैं सिस्टर मेरी लाइन फोन पे थी, तो मैंने कहा उसने ऐसा पकड़ा, उसने तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, तो उसको रिलैक्स मोड में रहने दे, उसको करवट देना। और जैसे जैसे हम पहुंच गए, वो बच्चे को खैर कुछ दिनों यहाँ एडमिट रहा, फिर गंगाराम ले गए। फाइनली बच्चा बच गया, और लगभग 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आता है, और बच्चा बताता है कि अंकल आपने मेरी जान बचा ली। वो मुझे याद आता ये सबसे बढ़िया सर, ये तो सबसे बढ़िया। उसके बच्चे की सिस्टर की शादी थी, तो भी उसने मुझे शादी का कार्ड भेजा, हालांकि मैं जा नहीं पाया। बट मुझे बिल्कुल सर, जैसे ही आपने ये बहुत अच्छा ये आपने मैसेज दिया कि आपके साथ इंसिडेंस हुआ, ये तरह हमारे लोगों को भी ये थोड़ा पता होना चाहिए। मैं एक चीज़ देखता हूँ, जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है सर, हमारे नॉर्मल इंडियन मेंटेलिटी बता रहा हूँ मैं सर आपको, क्या रहता है कि एक्सीडेंट हुआ है, बंदा लेटा हुआ है, खून से लथपथ है, वो वीडियो बनाने लगते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प नहीं करते। और हेल्प क्यों नहीं करते? उनके माइंड में ये रहता है कि यार हम ले जाएंगे, इस बंदे को कुछ हो गया तो फिर पुलिस केस बनेगा, पुलिस को जवाब दो। तो थोड़ा सा आप जरा हमारे पब्लिक को एक सोशल मैसेज कन्वे करें कि बिल्कुल इससे बिल्कुल, कुछ भी ये नहीं होता। मैसेज तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं जन सामान्य को बताना चाहूँगा कि अब गुड समैरिटन लॉ इस समय लागू है। मोटर वाहन अधिनियम में भी 2019 में जो संशोधन हुआ है, उसके बाद एक नई धारा 134A जोड़ दी गई है। गुड समैरिटन वर्ड को भी डाल दिया गया, उसको परिभाषित कर दिया गया है। क्या है वो कि अगर आप किसी सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं तो कोई भी पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन आपका उत्पीड़न नहीं करेगा। आपसे आपका नाम पता पूछने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाए। अब आपकी मर्जी है तो बताओ, आपकी नहीं मर्जी है तो आप नाम पता भी मत बताओ। अगर उसकी मदद करने के दौरान बाय द वे आप उसको उठा के ले जा रहे हैं और हॉस्पिटल ले जा रहे हैं कोई और बात हो गई, हाँ, उसकी डेथ हो गई, तो भी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई सिविल या फौजदारी वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। आपको प्रोटेक्शन है। इसके अलावा किसी भी सरकारी या निजी हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना पीड़ित के उपचार को मना नहीं किया जाए। कोई मना नहीं कर सकता, उसको प्राइमरी हेल्थ तो देनी है। मतलब जो प्राथमिक, अगर बाय द वे हॉस्पिटल कोई ऐसा निजी हॉस्पिटल है जिसके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, तो भी वो प्राइमरी जो भी दे सकता है प्राथमिक, वो उसे उपचार देगा, उसको स्टेबल करने तक का उपचार देगा। और
वो अगर आप लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप इसका इलाज का खर्चा दें। और महत्वपूर्ण बात एक और बताऊं कि विभिन्न ऐसे अस्पताल हैं जहां पर 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार मिलेगा सड़क दुर्घटना पीड़ित को। दिस हैज बीन स्टार्टेड। तो सर ये चीज लोगों को नहीं पता है शायद हाँ, कि ये 1.5 इसीलिए मैं लाख का आपके चैनल के कैशलेस। माध्यम से बताना चाहता हाँ, हूँ 1.5 लाख कि कैशलेस मिल रहा है। 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में। निजी में भी सड़क दुर्घटना पीड़ित को मिल सकेगा। उनमें अधिकांशतः वो हॉस्पिटल हैं जो कि आयुष्मान ओके। जहाँ चलता है, उसके अलावा वो पैनल किए जा रहे हैं, उनका पैनल बनाया जा रहा है उन हॉस्पिटल्स का। यानी कि अब आपको दुर्घटना पीड़ित के उपचार में आने वाले खर्चे को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं कि आप ले जा रहे हैं मेरे ऊपर खर्चा आ रहा है। साथ ही आपको बताऊं, भारत सरकार की राहवीर योजना जिसे उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है कि अगर आप किसी सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं, उसकी जान बचाने में आप सहयोगी बनते हैं, तो आपको 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाए, आपको 25,000 किया जाए। तो बिल्कुल भी मत घबराइए। किसी भी सड़क दुर्घटना पीड़ित की अगर आपको लगता है आप मदद कर सकते हैं तो अवश्य मदद करिए। अगर एम्बुलेंस बुला के मदद कर सकते हैं, पुलिस बुला के मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है विलम्ब हो रहा है पुलिस के आने में, एम्बुलेंस के आने में, तो आप अपनी गाड़ी में किसी अन्य गाड़ी में ले जा सकते हैं, तो भी जरूर करिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न आपका कोई नहीं करेगा, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको पुरस्कृत जरूर किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, जैसे विपुल सर ने बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोगों की मदद करिए। कोई आपको राहगीर या कोई एक्सीडेंट में कोई घायल दिखता है, उसे हॉस्पिटल ले जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। बिल्कुल सरकार आपको सपोर्ट कर रही है उस चीज़ के लिए। जो चीज़ें नहीं पता है, सर ने, विपुल सर ने डेफिनेटली बताया कि आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो प्लीज़ आगे आइए, फोटो ना बनाइए, वीडियो ना बनाइए, ठीक है। उस बेचारे की जान बचाइए, आप उसको सही टाइम में हॉस्पिटल ले जाइए। इसमें सर एक फैक्ट और मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग हमारे देश में 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं हर साल। इसका ट्रांसलेशन ये है कि हर चौथे मिनट में एक डेथ, हर चौथे मिनट में एक डेथ हो रही है। अभी मेरी और आपके बात होते हुए अगर 8-10 मिनट हो गए तो 2-3 लोगों की डेथ हो चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सड़क दुर्घटना पीड़ित को समय पर उपचार दे सके तो लगभग 50,000 लोगों की जान बच सकती है। यानी कि जो 1.5 लाख लोग की डेथ हो रही है उसमें 50,000 कम हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। जी सर, जैसे कि पहाड़ों में आप देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है बसेस की वो कम रहती है। त्योहारों में लोग फिर अपने घरों में जाते हैं और जो तादाद होती है पब्लिक की वो बसों में ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है सर। और ये एक्सीडेंट्स जो होते हैं इसलिए होते हैं। तो आपको लगता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं बसेस की या अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक जो ओला है, रैपिडो चल रही है मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में, यहाँ पे आपको ये चीज़ लानी चाहिए हमारे पहाड़ों में, इससे थोड़ा एक्सीडेंट कम होंगे। एक तरफ तो ये हो गया सर, दूसरी तरफ ये है कि जो हमारे बसों की हालत सर, जो अभी 15 साल तक जो लाया गया है कि भैया 15 साल तक रहना चाहिए, उससे ऊपर जो है, मुझे लगता है कि सर जो बसेस जो है एक इनकी ड्यूरेशन होनी चाहिए 8 से 10 साल। जी, ये मैं भी बात आपकी मानता हूँ। अभी देखिए, इसको लेकर के जो बसों की जो आयु है इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय के एक वर्डिक्ट के कारण ये अभी पहले डिसाइड किया जाता था कि 15 साल 18 साल, अभी वो रुका हुआ है। बट मेरा भी अपना व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि इसमें बसों की उम्र अधिक से अधिक 10 वर्ष, पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री वाहन बिल्कुल 10 वर्ष तक के ही वाहन होने चाहिए। उसके बाद वो प्लेन्स में चले, आने वाले 5 और साल चल जाए। और 15 साल से अधिक तो यात्री वाहनों को, मेरी अपनी ओपिनियन में, यात्री वाहनों को 15 साल के बाद तो कहीं नहीं चलना चाहिए, वो स्क्रैप ही की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेटर है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है और पहाड़ों में 10 साल बहुत है। जो आपने पॉइंट कहा कि त्योहारों में अचानक बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जी हाँ, ये होता है। हमारे पास 2 सीख है, मरचूला वाली दुर्घटना की सीख है और धूमाकोट वाली है। तो इसको लेकर के लेकिन परिवहन विभाग अब अलर्ट है, और अब जब भी कभी ऐसे मौके होते हैं, जैसे कोई परीक्षा हो बच्चों की, त्योहार के मौके हो, गर्मियों की छुट्टी खत्म हो रही है, ऐसे मौक़ों पर हम पत्राचार भी करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो जितने भी हमारी बसेस की ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। उसके अलावा जो आपने बताया ओला उबर टाइप, तो आपको मैं बताऊं कि एग्रीगेटर के लाइसेंस हमारे स्टेट ने भी देने शुरू कर दिए हैं,
और हमारे यहाँ भी कुछ लोकल लेवल पर एग्रीगेटर शुरू हुए, जैसे अभी हल्द्वानी में ही एक हिटो हिटो ऐप करके शुरू हुआ, अभी वो कर रहे हैं मेहनत, जिसमें आप ऑटो, टैक्सी और बहुत सारे ई रिक्शा और ऐसी चीज़ों को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं ऐप के थ्रू। तो ये चीज़ें शुरू हो रही शुरू हुई जी, शुरू हो रही हैं, और ये फिर एक अच्छी चीज़ साबित होगी। बहुत बढ़िया सर, आप लोग इनिशिएटिव ले रहे जी हैं तो जी, बहुत नहीं, बढ़िया ये है सर। शुरुआत हो गई है, और एग्रीगेटर के लाइसेंस बिल्कुल हमारा बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे देखिए सर, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा सर आपसे सर, कि सरकार हमारी काम कर रही है, ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं, कहीं पे हम आम पब्लिक को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग क्या है, जो आदमी है, हमें सिविक सेंस नहीं है सर, आपको सही बताऊं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है हमें। अगर हमें गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी दे रही है सर, तो हमें प्रॉपर यूज, अब हम बोलते हैं कि रोड हमारी संपत्ति है, तो लोग वहां से बर्फ चुरा के ले जाते हैं, ये रेलवे से तोड़ के शीशे तोड़ देते हैं। अब आपकी संपत्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी संपत्ति है, आप उस चीज को, तो सिविक सेंस थोड़ा सा लाने की जरूरत है सर, पब्लिक को जागरूक करने की। आप तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, बट हम जैसे जो लोग हैं उनको भी तरीके से समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, वो भी बहुत जरूरी है सर। एजुकेशन है, एजुकेशन ही बहुत महत्वपूर्ण। एजुकेशन का मतलब यही नहीं कि आपको क्लास पढ़ा दो, हाई स्कूल पढ़ा दो, एजुकेशन में आपको यही एजुकेट करना, कूड़ा कैसे निस्तारित करें। अब जैसे ये है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग भी आप देखते होंगे ना, जब रोड रेज होते हैं, जब वो उनकी गाड़ियां आपस में लग जाती हैं, कोई बात हो जाती है, तो बड़ी लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। ये सब हमें एजुकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल मुझे सर। लगता है रोड सेफ्टी में हमने देखिए, रोड सेफ्टी में 4 E's होते हैं। पहला ई तो हो गया एनफोर्समेंट, जो चेकिंग, चालान, यस सर। गाड़ी सीज करना। दूसरा ई इंजीनियरिंग हो गई, कि आपकी गाड़ी की अडास सिस्टम है, उसका एयर बैग्स लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। वगैरह वगैरह। तीसरा ई हो गया इमरजेंसी सर्विसेज, आपकी क्रेन है, एम्बुलेंस है। और चौथा ई है एजुकेशन। हमको इस एजुकेशन पे, यानी कि रोड सेफ्टी एजुकेशन पे बहुत काम बहुत जरूरी है बहुत सर। ज़रूरी है कि इस पर हम व्यापक रूप से काम करें, और आपका चैनल बिल्कुल इसके सर, लिए हम एक तो बात चाहते हैं कि हम जागरूक करें युवाओं को, जो कुछ गलत राह पे निकल चुके हैं और जो फॉलो नहीं करते हैं रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा अब्रॉड में, फ्लोरिडा में, एक सरदार ने रॉन्ग साइड मारी, 45 ईयर्स की जेल हो गई उसको, आपने देखा होगा। एक छोटी सी गलती की वजह से, कंटेनर गाड़ी थी वो, और उसको 45 ईयर्स की जेल हो गई। तो वहां पे रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे क्या है सर, हमारे इंडिया में आप कहीं भी थूक दीजिए, आप अब्रॉड में जाके थूकिए तो आपको फाइन लग जाएगा। आप स्पिट कर, यहाँ पे आप कहीं भी स्पिट कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट होगा रूल्स। हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, और साथ में एजुकेशन भी एजुकेशन ही बहुत जरूरी है सर। एजुकेशन भी देनी पड़ेगी, समझाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके लिए देखिए, अगर रोड सेफ्टी की बात करें, तो हम लोगों का जो परिवहन विभाग ने शुरुआत की है कि स्कूल में, कॉलेजेस में जाकर के, मतलब जो आने वाली जनरेशन है ना, इसको तैयार कर, इसको बिल्कुल हम सर। बिल्कुल इनके दिमाग में डालने की, नहीं बेटा ऐसे करना है। बिल्कुल। तो सर इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारा उत्तराखंड है, पहाड़ है हमारे, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो जो घूमने आते हैं पर्यटक, क्योंकि हमारा तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो जो पर्यटक आते हैं प्लेन से, वो सोचते हैं कि यार हम पहाड़ में भी बिल्कुल एक्सपर्ट ड्राइविंग कर लेंगे, ठीक है। बट मुझे लगता नहीं है कि वो एक्सपर्ट, क्योंकि एक्सीडेंट रेशियो बड़ा है। 2020 से मैं अभी तक का देखूंगा तो रेशियो काफी बड़ा है, 58.6 समथिंग से 63 पॉइंट समथिंग रेशियो बड़ा है हमारा, ठीक है। तो सर इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, ये ऐसा कुछ करे कि भैया जो प्लेन की गाड़ियां आ रही हैं हल्द्वानी तक या काठगोदाम तक आप ड्राइव करिए, उसके बाद जो लोकल जो हमारा ड्राइवर है, जो पहाड़ों में एक्सपर्ट है, वो आपको ले जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जो इस साल और पिछले साल जो ज्यादा एक्सीडेंट हुए हमारे कुमाऊं मंडल में, उत्तराखंड में, वो इस वजह से ज्यादा हुए हैं सर, कि जो लोकल ड्राइवर थे ना, ट्रेन के ड्राइवर, उन्होंने पहाड़ों में गाड़ियां चलाई और रैश ड्राइविंग की है बिल्कुल। जी, देखिए मैं आपको बताऊं, इसको लेकर के हम लोग अलर्ट हैं। आपको पहले तो मैं कुछ बातें बताता हूँ, जो शायद दर्शकों को भी पता चलेंगी। जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं हमारे यहाँ, उनके लिए तो हिल इंडोर्समेंट अनिवार्य है, अगर वो प्लेन से भी आ रहे हैं। और उसको हिल इंडोर्समेंट कराने के लिए हम एक टेस्ट भी लेते हैं और एक ट्रेनिंग भी होती है। वो पोर्टल के थ्रू है। अच्छा। उसमें एजुकेशन भी होती है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक वीडियो भी दिखाया जाता है कि पर्वतीय मार्गों पर वाहन संचालन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है, क्या क्या आपको करनी है, क्या क्या नहीं करनी। उसके अलावा अगर आप काशीपुर में भी देखेंगे तो हिल ट्रैक है। उस ट्रैक में भी गाड़ी को बीच में रुकवा करके, पीछे तो नहीं जा रही, आगे तो कर पा रहा है कि नहीं, गाड़ी उठा पा रहा है कि नहीं, मोड़ पर ले जा पा रहा है कि नहीं, ये सब भी करते हैं।
इसके साथ ही देखिए, ऐसा नहीं है कि पहाड़ी जैसे हम्म, रोड अन्य जगह पे, अन्य हम्म, स्टेट में नहीं होती हैं। आप महाराष्ट्र भी जाएंगे, वहाँ पे घाट रोड होती है, जो घाट की बहुत सारी हम्म, ऐसी रोड हैं जहाँ पर्वतीय टाइप की रोड सड़कें होती हैं। बट हमारे यहाँ क्या है ना, सड़कें कंपेरेटिवली पतली हैं, चौड़ी नहीं, छोड़िए। है ना। और जो घाट रोड या पर्वतीय मार्ग होते हैं, जिसे आमतौर पर घाट रोड भी कहा जाता है, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ घाट रोड तो कहा बहुत घाट से वहाँ जाता तो है। पूना हाईवे। तो जी जी जी, हाँ हम्म, वहाँ घाट रोड। तो जो उसके घाट रोड के जो फार्मूला है कि आपको बाईं तरफ ही गाड़ी रखनी, कि आपको जो ऊपर गाड़ी चढ़ रही है उसको प्राथमिकता देनी। बिल्कुल। आपको ओवरटेक लेते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है कि मोड़ों पर आप ओवरटेक नहीं लेंगे। मोड़ों पर तो आपको प्लेन से भी नहीं लेनी चाहिए, बट पर्वतीय मार्गों में तो आपको बहुत ही सतर्क होना है, क्योंकि मोड़ बराबर आ रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव अबाउट दिस हम्म, ओवरटेक्स। तो इसके लिए अभी क्या नई नई चीज़ें शुरू की गई हैं। एक तो मैंने आपको ये बताई थी कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए तो आपको हिल बिल्कुल एनडोर्समेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्राइवेट हैं उनके लिए हमने ऐसा प्लान किया उन्हें एजुकेट करने के लिए, और शुरुआत भी कर दी है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में या जहाँ पर पर्वतीय मार्ग शुरू होते हैं वहाँ पर हमने कुछ बोर्ड्स लगा के, जो 10 पॉइंट्स हैं मेन, कि आपको बाईं तरफ गाड़ी रखनी है, मोड़ों पर हॉर्न देना है, मोड़ों हम्म, पर ओवरटेक नहीं लेना है, हम्म, चढ़ती गाड़ी को प्राथमिकता देना है। ऐसे 10 जो बिंदु हैं ओके। उनको डिस्प्ले करना शुरू किया है। लोग रुकते हैं, चाय पीने रुके तो उसको देख लें, उसको उसको देखें। समझ लें, बिल्कुल। धीरे धीरे वो एजुकेट हों। हम्म, और भी हम अपने फिल्म्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीकों से भी हम प्रयास करते हैं कि हम्म, पर्वतीय मार्गों में वाहन संचालन में क्या सावधानियां रखें, इसे प्रचारित प्रसारित कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर, जो अभी पहाड़ों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता है कि हमारे पहाड़ों में कोई एक्सीडेंट होता है तो सीधे खाई में ही गाड़ी जाती है, तो ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस, इसकी कमी है कुछ? क्योंकि अगर बंदा को चोट लगी है और उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो ठीक हो जाता है, और उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट ना मिले, ट्रॉमा सेंटर अगर 200-300 किलोमीटर है, एम्बुलेंस टाइम से नहीं आ रही है, तो बंदे को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको लगता है कि जो हमारे ट्रॉमा सेंटर्स हैं और जो एम्बुलेंस जो है, इनकी थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, इमरजेंसी सर्विसेज, हम्म, इमरजेंसी सर्विसेज चाहे वो हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर्स हो या एम्बुलेंस, इनको बढ़ावा देना हम्म, चाहिए। इसको लेकर के मुझे लगता है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि एम्बुलेंस हम गांव गांव में प्रोवाइड कराएं। एम्बुलेंस की पहाड़ों में वैसे भी ज़रूरत है कि एक गर्भवती महिला है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, आधे मार्ग तक तो उसको ले आते हैं पैदल, जैसे भी डोली में हम्म, रख के लाएं, लेकिन उसके बाद तो उसे चाहिए एम्बुलेंस। तो कुछ पॉलिसी लेवल पर मुझे लगता है कि ऐसा किए जाने की ज़रूरत है बिल्कुल कि सर। एम्बुलेंस को हम बढ़ावा दें, घर घर पर एम्बुलेंस पहुंच सके, बिल्कुल बिल्कुल कि सर। हर घर मोहल्ले पर एक आध एम्बुलेंस हो, उसको समय समय पर यूज़ किया जा सके। क्योंकि आमतौर पर कोई चाहे बीमार हो हम्म, या ऐसे रोड एक्सीडेंट के टाइम पर, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको चेकअप के लिए जाना है या उसको हम्म, डिलीवरी के लिए जाना है, हम्म, तो एम्बुलेंस यूज़फुल हो सके। इसको लेकर के मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल कोई बिल्कुल पॉलिसी होनी चाहिए। और बिल्कुल सर। ट्रॉमा सेंटर तो बहुत ज़रूरी है। खासकर देखिए, जो जो हमारे चौराहे हैं, जैसे सोमेश्वर एक चौराहा है, अगर आप देखें कुमाऊं में, उधर पौड़ी श्रीनगर एक चौराहा है, इधर नीचे अगर उतरे हैं तो हम रामनगर, जहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के टच होता है, सड़कें मिलती हैं, यहाँ इन सारी जगह पर ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए, अच्छे ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए। इसको डेवलप करने पर भरसक प्रयास किए जाए। सर, इसमें छोटा सा मैं सर एक चीज़ और ऐड करूंगा, कि जैसे कि अब्रॉड में देखा होगा आपने कि सेपरेट रोड्स होती हैं एम्बुलेंस के लिए, हम्म, और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सर जैसे हम मरीज को अगर ले जा भी रहे हैं हॉस्पिटल, तो रोडों में इतना ट्रैफिक होता है कि अगर वो सायरन भी बजा रहे हैं, हालांकि जो जो हम्म, लोग साइड दे देते हैं, ठीक है, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं, ट्रैफिक इतना है। हाँ। इसको देखिए, इसको कैसे सुधारा जाए इस सर? पे तो देखिए, ये तो पूरा जो दिक्कत है ना इस समय हम्म, ट्रैफिक कंजेशन की, हाँ जी, हाँ वो भारत के हर छोटे बड़े शहर हाँ जी। में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके लिए तो मतलब आपको बहुत बड़े लेवल पर सोचना होगा और बहुत ही प्लान करना होगा कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए। उदाहरण के लिए हमको ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है कि रोड यूजेस कम हो सके। जैसे आपको मैं ये बता दूं, ब्लिंकिट या जो आपके इस तरह जोमेटो है, जोमेटो, स्विगी टाइप के ऐप हैं, स्विगी है। इनके इस्तेमाल से भी कमी आई है। उदाहरण के लिए सपोज करिए मुझे छोले भटूरे खाने जाना, बच्चों ने कहा छोले भटूरे या डोसा खाना, मैंने अपना स्कूटर या कार निकाली और मैं दुकान पर गया, लेके आया,
या ब्लिंकिट से मैं कोई चीज़ मंगाता हूँ, मैं कोई सामान लेने जाना है, और ऐसे ही मेरे ऐसे न जाने बहुत सारे लोग जाते होंगे। लेकिन जब ब्लिंकिट या जोमेटो या स्विगी टाइप के से हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो एक ही व्यक्ति सबके ले आता है, स्कूटर से ही। तो उतने सारे रोड यूजर घर पे ही बैठे हैं, उनका काम वहीं हो जाता है। तो हमें ऐसे चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि जिससे अन्य लोगों के रोड को यूज़ करना कम हो सके। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें मेरी एक आइडिया और भी था, हम्म, और मैंने कहा भी था इस बात को कि कोविड ने भी हमें सीख दी है। मैं पहले एक पॉडकास्ट में भी इस बात को बोला था मैंने, और एक रोड सेफ्टी के सेमिनार में भी मैंने कहा था। कोविड ने हमें सीख दी थी कि जिस दौरान गाड़ियाँ कम चली थी दुर्घटनाएं भी कम हुई। गाड़ी कम चलेंगी तो दुर्घटनाएं कम होंगी। तो हमें ऐसे मौके ढूंढने चाहिए कि हम रोड को कम यूज़ करें। उसके लिए अ, बहुत सारे ऑफिसेज जो इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के वो ऐसे किए जा सकते हैं कि संडे मंडे तो चलें वो ऑफिस की तरह, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। और सॉरी, मंडे ट्यूसडे चलें, सोमवार मंगलवार तो चलें, बाकी वर्क फ्रॉम होम कर दें। एक दिन वर्क फ्रॉम होम, बुधवार को वर्क फ्रॉम होम, फिर बृहस्पति शुक्र चले, फिर शनिवार को वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसे क्या होगा कि, और ऐसे स्कूल्स भी उनके दिन अलग कर लीजिए कि सोमवार को उनका वर्क फ्रॉम मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मंगल बुध स्कूल जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या होगा कि सोमवार को ऑफिस आने वाले होंगे लेकिन स्कूल बसेस नहीं होंगी ट्रैफिक में। हम्म, इसी तरीके से मंगलवार को दोनों रहेंगे लेकिन बुधवार को बिल्कुल बिल्कुल। केवल ऑफिस वाले नहीं होंगे, स्कूल बसेस होंगी। हम्म, तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, अब हम ये चीज़ जान गए, कोविड ने हमें सिखा दिया बिल्कुल है ऑनलाइन बिल्कुल। काम करना। तो हमको इस नए नए इनोवेशन को करने की जरूरत है। स्पेशली आईटी सेक्टर्स, मैं बोलूँगा कि आईटी सेक्टर जो है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, ये जो है इस पे अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं स्पेशली। बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको तो खैर वर्कर चाहिए, वर्कर तो आने चाहिए सर। जैसे सर अभी अब्रॉड में भी ये चीज़ चालू हुई थी कि मैं शेयर करना चाहूँगा सर आपसे, कि लोगों ने गाड़ियों से आना बंद कर दिया था। दे वर प्रेफरिंग साइकिल। या और जो कंपनी के एमडी जो थे, चेयरमैन थे, वो खुद साइकिल से आते थे। तो ये चीज़ उन्होंने फॉलो की। तो मोस्टली बॉम्बे में भी कुछ टाइम फॉलो हुआ ये कोरोना के बाद। तो मैं आपको अब बताऊं, हल्द्वानी, मैं देहरादून के आरटीओ ऑफिस का बताता हूँ, और दोनों ही आरटीओ साहिबान की मैं बहुत तारीफ भी करूंगा। बोथ आर सीनियर टू मी। हम्म, संदीप सैनी सर और अनीता चमोला मैम, इन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया वहाँ पे हम्म, कि वीक में एक दिन सारे के सारे एम्प्लॉय और सारे ऑफिसर्स हम्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आएंगे, चाहे ऑटो से आए चाहे, और उसको फॉलो करना, उसको और अन्य फॉलो करना। ऑफिसर्स ने भी शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस तरीके की चीज़ें अगर शुरू करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम और बेहतर बनाएं। अब हम्म, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें हल्द्वानी से रामनगर या काशीपुर जाने वाली बसेस के लिए, अब इसी में अगर एक आध अच्छी एसी बसेस भी चलेंगी हम्म, या अच्छी कंफर्टेबल बसेस भी चलेंगी, हम अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे पाएंगे तो लोग जाना पसंद करेंगे, बिल्कुल लोग बिल्कुल सर, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो बस से या ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाना पसंद करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, तो फिर वो अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं निकालेंगे, नहीं तो एक बिल्कुल सर, आदमी एक गाड़ी लेके निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो एक आदमी एक गाड़ी निकलेगा तो तो सर सोच बदलने की ज़रूरत है सोच पब्लिक बदल। को। और पब्लिक को हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को या ब्यूरोक्रेट्स को। उनको खुद भी थोड़ा सा समझ, एक सिविक सेंस भी चीज़ होती है, उनको समझना चाहिए। सपोर्ट, क्योंकि सब मिलके चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। किसी को ब्लेम करके, किसी को क्रिटिसाइज करके तो काम नहीं होता है। और जो हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, वो क्रिटिसाइज करने वाले ही है। 10 जने बैठेंगे, सरकार को गाली देंगे, गवर्नमेंट को गाली देंगे, आप क्या कर रहे हैं समाज के लिए, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं देखते। तो ये मैसेज भी कन्वे होना बहुत जरूरी है कि भाई आप मिलके चलिए, साथ में काम करिए, सरकार के साथ मिलके चलेंगे तभी काम होगा। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे ये डंपर है, आपको पता है कि हमारा उत्तराखंड जो है मेन खनन से रिलेटेड है। तो ये डंपर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, ये इनकी भी अवधि मेरे ख्याल से 15 साल ही होती है। नहीं, देखिए, मालवाहन की मैंने आपको बताया ना, अवधि को लेकर के भी बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई डेट नहीं है मालवाहनों की तो नहीं। और तो सर चल रहे हैं, बहुत पुराने पुराने मालवाहन भी चल रहे हैं। हम्म, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसी तैयार की है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने, और स्टेट ने भी इन्हें लागू करना शुरू किया। जैसे 15 साल पुरानी गाड़ी पर बहुत ज़्यादा फिटनेस फीस और हम्म, वो रख दी गई है कि एक ग्रीन सेस भी देंगे, वो फिटनेस फीस भी बहुत ज़्यादा 15-15 हज़ार रुपये कर दी है उनकी। इस तरीके से उनको बढ़ा दिया है कि हम्म, वो हतोत्साहित हैं। और साथ में उनको कुछ प्लान्स भी दिए हैं कि अगर वो किसी रजिस्टर्ड स्क्रैप वेंडर के यहाँ जाकर के अपना वेंडर अपने को स्क्रैप कराएंगे अपने पुराने डंपर को, तो नया डंपर खरीदने में आपको
8 साल तक 15% टैक्स की छूट मिलेगी, 8 साल तक मिलेगी। इस तरीके की पॉलिसीज लाई गई। बहुत बढ़िया। तो ये सारे प्रयास शुरू कर दिए, हम्म, ये पुरानी चीज़ों को हतोत्साहित किया जाए हम्म, और नई को लाया जाए, और इस पर काम चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम्म, और अभी नई और पॉलिसीज भी इस तरीके की आने वाली। बिल्कुल सर। सर ये जो डंपर्स का मैं देखता हूँ कि खनन से घर तक आता है, उनके जो भी है स्टोन क्रशर तक जाता है, हम्म, बट ये डंपर्स जो है, जो उनके ड्राइवर जो है हम्म, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। और क्या ये लोग टीपी पॉलिसी भी लेके रखते हैं, और वो भी फौज पॉलिसी, टीपी इंश्योरेंस जो होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, और चलाते ये रोड पे भी है। तो इस पे कुछ फाइन पेनल्टी लगती है इन पे कि ये लोग, जी जी, बहुत इनको अगर देखिए, अगर इनका बीमा फर्जी पाया जाता है तो इनको ये पेनल्टी भी फर्जी बीमा पड़ती ही है। करवाते हैं सर? अभी तो मैं बीमा, हम तो इंश्योरेंस में है, तो हाँ, डंपर वाले काफी आते हैं नहीं, हमारे इन पे पास। बहुत ज़्यादा कार्रवाई की गई है, मुकदमे हम्म, भी दर्ज हुए, लोग जेल भी गए हैं। उसके अलावा मैं जब ART हल्द्वानी था तब की बात बता रहा हूँ आपको, हम्म, इनके ऊपर जब इनको इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है, हम्म, और इनके ऊपर फिर एक पेनल्टी भी लगाई जाती है, और हम्म, पूरा जब तक ये सही बीमा नहीं करा देते हैं तब तक इनको नहीं किया था। और हम्म, हम ऑफिसेज से, ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज से बीमा कंपनियों के साथ पत्राचार भी करते हैं कि अगर आपको इस तरीके के केसेस मिले तो हमें इन्फॉर्म करें। तो अच्छा, हम हर तरीके से कार्रवाई कर बहुत रहे हैं, और बढ़िया इस पर सर, अभी काफ़ी कंट्रोल हुआ है, पिछले बहुत 1-2 बढ़िया सालों सर, में हुआ है। बहुत आप बढ़िया सर। बीमा उससे हैं तो आप एक बार इसको जरूर, इस स्टेटिस्टिक्स को भी निकालिएगा कि अब कितना चेंज आया अब पिछले चेंजेस 2 है। सालों में। जरूर आया चेंज, बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत तेजी से सब जगह काम चल रहा बिल्कुल सर। था। जी। सर जैसे कि लोगों को पता है कि भैया ड्रिंक एंड ड्राइव, हम्म, ड्रिंकिंग करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, बट मैंने जो सुना है कि 30 हम्म, mg हम्म, पर 10 कुछ पर करके है 100 ml, आपका, पर 10 ml कुछ करके है, 100 ml। 100 ml जो है, ये प्रावधान जो है इसमें अगर रहेगा तो इसमें आपका नहीं चार्ज होगा, और इससे अबव रहेगा तो वो चार्ज होगा। इसका ये मापदंड किसने तय किया है सर? नहीं, ये तो देखिए MB एक्ट में लिखा हुआ है, और ये जरूरी है, किसी न हम्म, किसी रिसर्च के बाद हुआ होगा, ये बाहर भी, विदेशों में भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। वही मैं कह रहा हूँ, उसको लेकर के रिसर्च करने की जरूरत अब लोकल लेवल पर भी है। हाँ, नहीं लोगों को नहीं क्योंकि पता है, लोकल, हाँ, आम लोगों आदमी को को नहीं नहीं पता। पता है। अब हाँ, लोगों को ये मैं कहूंगा भी नहीं कि वो पी के ड्राइव करने लग जाए, 30 mg का उन्हें पता भी नहीं होगा। हम्म, वो 30 mg/100 ml ब्रीथ एनालाइजर की रीडिंग होती है। ओके, ये बताता है कि अगर बाय से थोड़ी देर पहले पिए या बाद कभी पिए, और इस हम्म, समय इस समय कितने इन्फ्लुएंस में है उसके, अच्छा, है ना। एक पॉइंट तो ये है कि इस समय कितने इन्फ्लुएंस में। कई बार हम्म, आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि हमने तो रात में पी थी, ऐसा कहते हैं जब हम्म, चेक करते हैं, लेकिन उनकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है, तो वो इन्फ्लुएंस में है। इन्फ्लुएंस में तो है। हो सकता है कोई व्यक्ति उसने इतना कम मात्रा में ली हो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो इन्फ्लुएंस में ना हो, 30 mg/100 ml, तो हम्म, वो बुक नहीं किया जा वो सकेगा बुक नहीं है। 185 MB एक्ट के अंतर्गत। हम्म, तो इसको लेकर के प्रॉपर क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या रिसर्च होना चाहिए, कहाँ तक कुछ वो लिमिट है, इसको लेकर के भी मुझे लगता है कि एजुकेट किए जाने की जरूरत बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपके आरटीओ के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि सबसे मुश्किल चीज़ क्या है हैंडल करना, पब्लिक को या आपके सिस्टम को, या किस तरीके से आप उसको लेते हैं? है। क्या हाँ, डिफिकल्टी लगती है, मतलब आपको क्या मैनेज करने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लगती है? देखिए, हाँ, पब्लिक को कई बार, पब्लिक जो इस तरीके की, जैसा आप बता रहे थे कि लोग नहीं समझते हैं, हम्म, जब इस तरीके के लोग मिल जाते हैं, हम्म, कई बार मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग तर्क देने लगते हैं हम्म, कि जी पहाड़ों में तो सीट बेल्ट हम नहीं पहनेंगे, हाँ, लड़ने को तैयार हो जाएंगे। हाँ, वो अपने तर्क देने लगेंगे, फिर उनको तर्क दे के समझाना पड़ता है कि नहीं भाई, ये तर्क भी है। ये हम्म, जो सीट बेल्ट का आविष्कार हुआ है ना, ये हम्म, यूरोप में ही हुआ है, हम्म, और यूरोप में 85% तो पहाड़ी है, वो बेवकूफ़ नहीं है वो लोग। हम्म, और फिर उन्हें जब पूरा समझाते हैं कि क्या मैकेनिज्म, हम्म, उनका ये कहना है कि नहीं जी, आपने हमारा हमारा चालान कर दो रहा, हम्म, हम तो दरवाजा, गाड़ी खड्डे में गिरेगी, हम दरवाजा खोलेंगे, कूद जाएंगे, तुम्हारी सीट बेल्ट पहने रहेंगे तो हम तो बच भी नहीं पाएंगे। बट फैक्ट ये है कि सीट बेल्ट बचाती है। बचाती है। सीट बेल्ट अगर आप खड्ड में भी गिर जाएंगे और आपने हम्म, पहनी हुई है, तो आपके जो जर्क जैसे भी जिस तरीके से बिल्कुल, चलेंगे बिल्कुल सर, वो आपको बचाएंगे। बिल्कुल सर। तो जब इस तरीके के लोग मिल जाते हैं, पब्लिक इस तरीके हम्म, की मिल जाती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हम्म, तब कठिन पड़ता है। अदरवाइज हमारा डिपार्टमेंट है ही पब्लिक डीलिंग का, चाहे हम एनफोर्समेंट करें, चाहे ऑफिस में बैठ के हम्म, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का काम करें, हमें पब्लिक को हम्म, डील करना होता है। तो अच्छी पब्लिक भी आती है, अच्छे लोग भी आते हैं, समझदार लोग भी आते हैं, कई हम्म, बार कुछ टेढ़े लोग भी आ जाते हैं, लेकिन उनको भी, अगर मुझे लगता है कि अगर उन्हें समझाया जाए, और मेरा हम्म, कार्यकाल हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर, अल्मोड़ा, चंपावत, जहाँ भी हम्म, रहा है, और बहुत सारे हो सकता है वो लोग जिन्होंने मेरे साथ डील किया हो, वो अगर इस हम्म, पॉडकास्ट को देख सुन रहे हैं, हम्म, तो उन्हें पता होगा कि अगर वो मेरे पास आए हैं और ऐसी कोई समस्या को लेकर के आए हैं, तो मैंने उन्हें सॉल्व भी किया है। हम्म, बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। आपके सर कार्यकाल में
ऐसी कोई घटना घटी हो जहाँ पे मतलब आपने कुछ किया हो और जो है लोगों ने आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया हो कि नहीं सर ने ये चीज़ लागू की और ये चीज़ सुधार आया उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया हो आपने कुछ और लोगों ने उसको प्रॉपरली फॉलो किया हो, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ एक उदाहरण देना हल्द्वानी चाहेंगे? में लाइसेंसिंग को जब हमने टेस्ट को शुरुआत किया, हम्म मतलब टेस्ट तो होते ही थे, बट उसमें हम्म कैसे क्या पैरेलल पार्किंग का टेस्ट कराएंगे, रिवर्स पार्किंग का टेस्ट कराएंगे, कैसे कैसे करेंगे, उसको शुरू कराया और बहुत स्ट्रिक्टली कराया। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया टायर पैरापेट्स वाले काम, जब मैंने रामनगर में बेलगढ़ में एक जगह पर एक पॉइंट पर एक एक्सीडेंट हो गया था, 4 लोगों की डेथ हुई थी, और वहाँ पर बनाया तो लोग बहुत सारे जनता के लोग मेरे साथ जुड़ गए। उन्होंने कहा साहब आप हमें बताइए क्या आपको चाहिए, टायर्स हमारे पास हैं, हम श्रमदान करने को तैयार हैं। काशीपुर में मैंने अभी गड्ढे भरने के लिए रेडी मिक्स का प्रयोग करके गड्ढों को भरने का काम शुरू किया। मेरे पास एक खालसा संघ, खालसा एसोसिएशन वाले लोग आए और बहुत सारे अन्य लोग आए जिन्होंने कहा कि हम श्रमदान करने को तैयार हैं, आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। अगर रोड सेफ्टी को लेकर के या लोगों की जान बचाने के लेकर के कुछ हो सकता है, आपका इनिशिएटिव है, हम सपोर्ट करेंगे, इवन पैसे से भी कि अच्छा। आप बताइए हम आपको कितनी, आपको वो रेडी मिक्स के बैग चाहिए थे, कितने बैग चाहिए, हम डोनेट करेंगे, हम करेंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत तो सारे मिलके लोग तैयार हैं, बहुत अच्छा है सर, पब्लिक ये तो तैयार है करने बिल्कुल को। सर, जी वो तो ये बहुत जरूरी भी है सर। सर जैसे कि आप ये डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन चीजें ज्यादातर हो रही हैं हमारी आरटीओ में, तो इसमें जनता की प्रक्रिया क्या है, वो क्या फीडबैक क्या आ रहा है बहुत जनता बढ़िया फीडबैक है, बहुत अच्छी चीज़ है। का? शुरू में जनता को अजीब सा लगता था कि क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से भी नहीं थे, बट अब हम्म बहुत इजी हो गया, अब लोग जानते हैं। अब वाहन स्वामी भी और ड्राइवर भी हम्म ऐप जो है ना, परिवहन ऐप, हम्म, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोर्थ के बनाए बिल्कुल हुए ऐप बिल्कुल। है, उनमें चेक कर लेता है अपनी गाड़ी का कब फिटनेस खत्म हो रही है, कब क्या हो रहा है, हम्म कौन सा चालान मेरा है, कहाँ का पेंडिंग है। तो ऑनलाइन चीज़ें होने से बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरू में इस विभाग में आया था 2009-10-11 में, हर क्वार्टर में यानी कि त्रैमासिक कर जमा होता था। जनवरी में जमा होगा, फिर अप्रैल में जमा होगा, फिर जुलाई अगस्त में जमा होगा, ऐसे क्वार्टरली टैक्स जमा होते थे। और जैसे ही क्वार्टरली पीरियड शुरू होता था तो ऑफिस में इतनी भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, लंबी लाइन, शाम को 4 बजे तक टैक्स जमा करने वालों, अच्छा। भयंकर भीड़। आज वो सब खत्म। बिल्कुल हाँ। उसके बाद सेकंड फेज आया जिसमें टैक्स तो ऑनलाइन जमा होने लग गया, लेकिन लाइसेंस की फीस और ये सब फीस जमा करने के लिए लोग खड़े रहते थे, वो फेज भी खत्म हो गया, अब सब ऑनलाइन जमा हो रही। अब वो भीड़ विभिन्न सीएससी सेंटर्स में चली गई है, तो बढ़ गई, एक जगह पर नहीं। ऐसे ही ऑनलाइन काम सारा हो जा रहा है, लोग हम्म अपने लाइसेंस को चेक कर ले रहे हैं, हम्म ऑनलाइन चेक कर ले रहे हैं, अपने फिटनेस को चेक कर रहे हैं, अपनी गाड़ी के टैक्स को चेक कर ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चूंकि ऑनलाइन हो गई तो लोगों के लिए बहुत लाभ हो रहा है। उसके अलावा पहले कई बार कई चीज़ें ऐसी होती थी कि पुरानी फाइल नहीं मिल रही, हाँ, तो उसका अब सब हिस्ट्री नहीं मिल रही। तो रिकॉर्ड में आज सारी चीज़ें, रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड्स भी डिजिटलाइज हो चुके हैं। फोल्डर्स में आ जा रहे हैं। तो इसका बहुत फायदा हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो जो सीमलेस और फेसलेस पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, आने वाले 6 महीने साल भर में आप समझिए आरटीओ ऑफिसेज में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बहुत सारे काम बिना आपके आए हो जाएंगे। अभी भी हो रहे हो रहे हैं, अभी बहुत भी हो रहे बढ़िया। हैं, लेकिन आप बहुत सारे अन्य भी हो जाएंगे, बहुत जैसे बढ़िया। लर्निंग लाइसेंस है, लाइसेंस का डुप्लीकेट इश्यू होना है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें गाड़ी का ट्रांसफर है, डुप्लीकेट आरसी निकालनी है, एनओसी निकालनी है, यू नीड नॉट टू कम टू ऑफिस। आप बस ऑनलाइन अप्लाई करिए, एक प्रोसीजर होगा, आपको वेरिफिकेशन, आपका वेरीफाई होने का एक प्रोसीजर है, ओटीपी के थ्रू हो या ज़रूरत पड़े तो आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर ली जाए, आपको कॉल कर लिया जाए, बट आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये समय बहुत नज़दीक है, जल्दी होने वाला, तो इससे सबका फायदा है, विन विन सिचुएशन। सर अभी जो रुद्रपुर और हल्द्वानी जो मार्ग है, रामपुर रोड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत लोग स्पीड में चलाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने देखा है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, आरटीओ से जो कैमरेज वो करते हैं और ऑटोमेटिकली वो फाइन चार्ज हो जाता है। तो इस मशीन ये लगाने से कुछ आपको लगता है बहुत फायदा फायदा हुआ? बहुत फायदा। देखिए मैं अपना व्यक्तिगत ही बताऊँ ना आपको, हम्म, मेरे घर में ही जब पहला चालान हुआ मेरे एक परिजन का, उसने मुझसे कहा कि यार हमारे घर में तो आरटीओ, हमारे भी जुर्माना देना पड़ेगा ना। हाँ, देना पड़ेगा। और जिसका मेरे परिजन का चालान हुआ, उसके बाद से जब भी वो सड़क पर निकलता है तो मैं देखता हूँ कि ड्राइवर ने जैसे ही 80 क्रॉस किया तो बोलता है लिमिट क्रॉस हो रही है, हल्के करो, हल्के करो। तो उसकी लिमिट क्या है बेसिकली सर, नहीं, वो तो देखिए, वो लिमिट तो भारत सरकार की जो एक, जैसे इतनी स्पीड होनी चाहिए मेंटेन अगर करनी आप है। हल्द्वानी और इसकी बात करें तो एलएमवी के लिए 70 किलोमीटर पर घंटा की है। अच्छा, 70 किलोमीटर। जी जी। उसके अलावा स्पीड विभिन्न परिस्थितियों पर अलग अलग कम की जा सकती है, उसके लिए नोटिफिकेशन होता है। जैसे सपोज करिए वाइल्ड लाइफ एरिया है, वहाँ पर हो सकता है 40 ही रखे, मार्केट एरिया आ गया वहाँ पर 50-40 ही है।
वो भी हो सकता है। बट उस रोड की अगर एक बात करूं मैं, ऐसी हाईवे जिसमें डिवाइडर नहीं है बीच में, डिवाइडर नहीं है सर बीच में। 70 किलोमीटर पर घंटा LMV की स्पीड है, इसमें 5% का लाभ आपको मिल सकता है, यानी 7 पंजे 35, 73.5 किलोमीटर पर घंटा तक आपकी स्पीड है, तो आपके वाहन का चालान नहीं होगा, इससे ऊपर होगा तो होगा। ओके। और सर कभी ऐसा हुआ है कि चालान कटा हो? ठीक है, अब तो खैर डिजिटल हो गया है तो पता नहीं चलता है, भाई वो नोटिस ही आता है, घर पे ही आता है सीधे। कोई ऐसा कुछ किसी आदमी का बाहुबली टाइप के या कुछ रेपुटेड आदमी, हाँ सर मेरा गाड़ी फंसी सर, आपने कर दिया सर, ऐसा कभी कोई? बहुत सारे होते रहते, समझा दिया उन्हें बताते हैं, हम खुद भुगतते हैं, उन्हें बता देते हैं, ये हमारे साथ भी होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हम तो RTO साहब के दोस्त हैं, हमारा तो काम ऐसे ही जाए, उनको सब समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ओके। सर आप काफी समाज को जागरूक कर रहे हैं, आप फिल्में भी बनाते हैं, सोशल मैसेज भी दे रहे हैं, RTO से आप उसका रोल में भी आप अच्छा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप और क्या आगे आने वाले 4-5 सालों में और क्या करना चाह रहे हैं? क्या प्लानिंग है आपको कि इसमें आप क्या डेवलपमेंट करेंगे, और क्या और सेफ्टी मेजर्स लोगों को अपनाने चाहिए? आने वाले 5 साल में आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मुझे जो लगा भी इतने सालों की नौकरी में, और जो भी रोड सेफ्टी को लेके एक्सरसाइज की गई उसको लेकर के जो मुझे लगा, तो मैंने देखा कि सरकार ने जुर्माने भी बढ़ाए, ये भी कोशिश की गई कि जुर्माने बढ़ा दिए जाएं तो शायद दुर्घटनाएं कम होंगी, असर पड़ा है उसका। बट फिर भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो एक चीज़ भारत सरकार लेवल पर भी फिर ये बात समझ में आई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लेवल पर मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि हमने रोड सेफ्टी एजुकेशन पर काम कम किया। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि एक तो जो 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी है ना, इनका कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छा हो। सही बात है, इनका कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छा हो, रोड इंजीनियरिंग पर भी बहुत अच्छा काम हो, और दूसरा एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छा काम, बहुत ज्यादा काम एजुकेशन पर, इन्फोर्समेंट भी है आपको, इन्फोर्समेंट को भी करना, इंजीनियरिंग है। अब इन सब चीजों के आगे मैंने एक नई चीज जोड़ दी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में ATI नैनीताल में मैं एक लेक्चर लेने गया था, मैंने बताया कि नाउ वी डोंट नीड 4 E's, वी नीड टैक्टिकल 4 E's, टैक्टिकल, टैक्टफुली करना है। टैक्टफुली का उदाहरण मैं आपको एक इस ई का एनफोर्समेंट का दे देता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ना कैमरे से चालान हो रहे हैं, ये टैक्टिकल है, ये टैक्टफुल है। पहले जब रोक के हेलमेट के लिए रोकते थे तो कहता था एक बार आप बात सुना देता हूँ आपको मैं अंकल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपका ये टैक्टफुल है। CPU एक टैक्टफुल एनफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल है। CPU आई हल्द्वानी, और हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जहां पर डबल हेलमेट फॉलो हुआ, और लोग स्टडी करने आते हैं कि कैसे हो गया फॉलो, क्योंकि CPU का जो माहौल यहाँ पे बनाया गया कि वो ड्रेस है वही पुलिस वाले, लेकिन उनकी ड्रेस थोड़ी अलग थी, US आर्मी टाइप ड्रेस थी, उनकी बाइक थोड़ी अलग थी, वो और पब्लिक में थोड़ा डर लेके चलते थे, पब्लिक में डर का भी माहौल है, डर होना जरूरी है, बनाया गया, थोड़ा डर होना जरूरी है, तो सेम पुलिस हो बिल्कुल, लेकिन बनाया गया, उनका प्रेजेंटेशन चेंज किया गया कि वो कैमरा लेके आ रहे हैं। आपने कहना शुरू किया कि मैं फोन से बात कर रहा हूँ, तो तुरंत कहते थे देखिए आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, शासन में आपको लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज न हो जाए। वो डरता था, तुरंत जुर्माना देता था। और आपको मैं बताऊं, जिस समय 100 रुपये हेलमेट का जुर्माना था, उसी समय CPU ने हेलमेट पहनना सिखा दिया था। तो टैक्टफुली काम करने की जरूरत है। तो जो 4 E's हैं, इनको टैक्टफुली काम करना। अभी ये जैसे बरचूला वाली दुर्घटना हुई थी, उसमें भी कुछ जो भी हो सकता था बेस्ट टैक्टफुली हुआ। बट जैसे डॉक्टर्स की टीम, अब उतने सारे लोगों को हम उठा के ले जाना, उनमें से बहुत सारे घायल को अगर हम नीचे ही पहुंचा दें, वो जो ट्रॉमा में है जो व्यक्ति, उनको वहीं पर मेडिकेशन शुरू कर, वहां पे मेडिकेशन, हम हेलीकॉप्टर से 4 डॉक्टर्स, बढ़िया हमारे अगर डॉक्टर्स बिल्कुल सही बात है, उनको ड्रॉप करा तो वो उस टाइम हो जाता, वहीं पर एक छोटा सा हॉस्पिटल तुरंत बना दे। उसी के बगल में मैंने देखा था, क्योंकि मैं आई वाज देयर फॉर रेस्क्यू एंड ऑल, आई वाज अरेंजिंग एम्बुलेंस एंड ऑल। हम एक जब तक ला रहे हैं, बिठा रहे हैं, एम्बुलेंस से रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, हम वहीं पर हॉस्पिटल शुरू कर सकते थे। देवायल से कुछ डॉक्टर उठाते, कुछ यहाँ से उठाते, सीधे नीचे ड्रॉप कराते, वहीं पर फटाफट हॉस्पिटल का सेटअप तैयार कराते, वहीं पर ब्लड चलाते, वहीं पर जो बेस्ट कर सकते थे वहाँ पर। अगर दिस ऑल इज कॉल्ड टैक्टिकल इमरजेंसी सर्विसेज, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। बिल्कुल, इसको प्लान करने की, इस पर रिसर्च करने की, ऐसी एजुकेशन है। तो केवल ये नहीं कि सीट बेल्ट पहन लो, हेलमेट पहनो, बच्चों जाओ तुम हेलमेट पहना करो, तुम रोड नियमों को पालन करो, नहीं, उनके अंदर डालना है। तो हम जब वर्कशॉप लेते हैं, कभी आप उस वर्कशॉप को भी रिकॉर्ड करिएगा, तो हम बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ, सीट बेल्ट और हेलमेट कैसे आपकी जान बचाती है।
250 बच्चों को अगर हम बता रहे हैं, 25 के दिमाग में भी आ गया कि राइट, क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक दिन आया था, बिल्कुल। मेरे दिमाग में आया था। और वो परिणाम था कि मैं जेल की नौकरी के दौरान ही सीट बेल्ट पहनता था, और मेरा सिपाही कहता था जब जेल की नौकरी में मैं था, अरे साहब सीट बेल्ट, हाँ हमारा कौन चालान करेगा। मैंने कहा यार चालान नहीं भाई, तू भी पहन ले सीट रूल्स बेल्ट। रूल्स। उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, जब मैं जेल की नौकरी में था सन 2001-2 में, तो मैं सीट बेल्ट डालता था, क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैं पढ़ता था उस दौरान एक क्लास हुई थी, जब मैं एमबीए कर रहा था, और उसमें रोड सेफ्टी को लेकर और सीट बेल्ट और हेलमेट और हेड इंजरी और इन सब के ऊपर एक चर्चा हुई। वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि मैं पहनता था। तो ये मैटर करता है कि आप कैसे टेक्टफुली काम करते हैं। तो मेरा कहना ये होगा, मैं जो चाहूँगा अब आने वाले समय में, मैं ये नहीं कि मैं रिटायर हो गया फिर ना करूँ, मैं करते ही रहूँगा इस काम को, कि प्रैक्टिकल 4 E's पर मैं काम, बिल्कुल कैसे सर। इन चीज़ों को हम और टैक्टफुली कर सकें। 4 बिल्कुल E's। सर। और सर मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगा कि एक आप सोशल मैसेज पे इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं, सोसाइटीज़ के लोग देखते हैं, एक फिल्म और बनाइएगा सर कि ये नशे पे जो यंगस्टर लोग नशा कर रहे हैं, जो नशे की उसमें लत में पड़ रहे हैं, और उसको लेने के बाद जो रैश ड्राइविंग करते हैं, उससे खुद तो वो नुकसान करते हैं, दूसरों का भी। उस पर भी सर एक रैश ड्राइविंग पे, और ये जो नशे, जो आपका जो 4th E है एजुकेशन, उस पर थोड़ा सा सर हमें काम करने की जी ज़रूरत है। बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। इससे पहले भी हमने कुछ बातें की हैं इसमें कि ये शराब पी के या नशा करके ड्राइविंग में क्या डिफरेंस आ जाता है, जिस तरह एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन वीक हो जाते हैं, इन सबको लेकर के भी हमने बनाया है। और इसको लेकर कुछ इमोशनल अपील्स वाली फिल्म भी हमने बनाई है, और भविष्य में भी बनाते रहेंगे। बिल्कुल ज़रूर सर। काम करेंगे और आपके साथ मिल के करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। आपने कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की। अगले हफ्ते मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए बैठक अपनों की। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।